ऊपरी तौर पर नॉवेल्टी के साथ जुड़ना अंतहीन झुंझलाहट और परेशानी का सबब लग रहा था। वो एक बेसब्र, बिना सोचे समझे काम करने वाली और हर समय बकबक करने वाली मकड़ी थी जिसे निजी स्पेस यानी पर्सनल स्पेस का कोई अंदाजा नहीं था। वो हमेशा उसके बहुत करीब मंडराती रहती थी और उसे अपनी अगली टांगों से छूती रहती थी। जोरिन को मकड़ियों से डर नहीं लगता था, लेकिन इस तरह का करीबी शारीरिक संपर्क उसके लिए बहुत ज्यादा था। बुनियादी तौर पर वो किरियले का एक मकड़ी रूप थी। इसके बावजूद जोरिन उससे मिलकर खुश था। उसकी शख्सियत में भले ही कमी थी, लेकिन वो प्सायोनिक्स और अरेनिया दोनों के बारे में जानकारी का खजाना थी। और मेट्रियार्क के उलट, जिसकी हर व्याख्या जोरिन को हेरफेर करने की कोशिश लगती थी, नॉवेल्टी के मन में कोई छल कपट नहीं था। वो ज्यादातर वही कहती थी जो उसका मतलब होता था। ये अरेनिया के साथ उसकी पिछली बातचीत की तुलना में एक ताज़ा बदलाव था। नॉवेल्टी उसके विचारों से पूरी तरह अनजान थी और जोरियन के कीमिया उपकरण यानी एल्केमी इक्विपमेंट की जांच में डूबी हुई थी। ये नॉवेल्टी और मैट्रियार्क के बीच एक और अंतर था। नॉवेल्टी उसके सतही विचारों को, सरफेस थॉट्स को तब तक नहीं पढ़ सकती थी जब तक वो अपने विचारों को बहुत धीरे धीरे व्यवस्थित ना करे और साफ तौर पर उसकी ओर केंद्रित ना करे। इससे वो उसकी मौजूदगी में पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा सहज महसूस करने लगा था। इंसान कितनी अजीब चीजें बनाते हैं, नॉवेल्टी ने कांच की बोतलों को देखने और छूने के बाद कहा। जोरियन नहीं जानता था कि क्या सभी अरेनिया को चीजें छूना इतना पसंद था या सिर्फ नॉवेल्टी ही उसके साथ बातचीत में इतनी बेपरवाह थी। लेकिन जिन चीजों का वो अध्ययन कर रही थी उन्हें छूना उसे पसंद था। झुंझलाहट की बात ये थी कि इसमें निर्जीव चीजों के साथ साथ जोरियन भी शामिल था। लेकिन कम से कम उसने अब तक ये बात समझ ली थी कि उसे उसका गोद में चढ़ना पसंद नहीं था। तुम इसे बनाते कैसे हो? उसने पूछा। ये उसी तरह का पारभासी पत्थर है जिसे तुम खिड़की के लिए इस्तेमाल करते हो, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं है कि तुम इसे इस तरह के आकार में कैसे ढाल पाए, और ये इतना चिकना भी है। मुझे पता है कि तुम्हारे वे हाथ हमारी टांगों की तुलना में चीजों को संभालने में बेहतर है, लेकिन ये तो कमाल है। तुम्हें पता है, अरेनिया ने एक बार अपनी ज़रूरत की चीज़ें बनाने के लिए इंसानी गुलाम यानी थ्रॉल्स रखने की कोशिश की थी, लेकिन वो बहुत झंझट वाला काम था और ये पता चला कि इंसानों से अपनी ज़रूरत की चीज़ों का व्यापार करना कहीं ज़्यादा आसान है। तुम इंसान ज़मीन के नीचे ज़्यादा अच्छी तरह नहीं रह पाते और इंसानों को किडनैप करने से हमेशा बाकी इंसानी समुदाय बहुत गुस्से हो जाते थे। और ये बहुत पुरानी बात है, अब हम ऐसा कुछ भी नहीं करते, तो बेहतर होगा कि तुम मेरी कही हुई सब बातें भूल जाओ, ठीक है? जोरियन ने शक के साथ कहा। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, उस पारभासी पत्थर को ग्लास कहा जाता है और इसे तराशा नहीं जाता। ये रेत से बना होता है जिसे तब तक गर्म किया जाता है जब तक कि वो पिघल ना जाए, और फिर उसमें हवा फूंककर उसे आकार दिया जाता है। नॉवेल्टी अपनी सारी आंखों के साथ उसकी ओर मुड़ी। किसी इंसान के दिमाग में ऐसा करने का विचार आ भी कैसे सकता है? क्या इंसानों के पास कोई जादुई पत्थर की समझ होती है? नहीं, जोरियन ने धैर्य से कहा। नॉवेल्टी को ऐसी चीजें समझाना थकाऊ था, लेकिन इससे वो बदले में उसके साथ जानकारी साझा करने के लिए ज्यादा तैयार हो जाती थी। उसने समझाया कि इंसान अपने प्राकृतिक रूप में काफी कमजोर होते हैं, इसलिए चीजें बनाना उनके जिंदा रहने के लिए जरूरी है। हम बेहतर औजार बनाने के लिए कच्चे औजारों का इस्तेमाल करते हैं और फिर उनसे भी ज्यादा सटीक औजार। मुझे नहीं पता कि कांच बनाने की कला कैसे शुरू हुई, लेकिन ये अचानक किसी के दिमाग में जादू की तरह नहीं आई थी। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कमजोर माना जा सकता है, नॉवेल्टी ने शक जताया। तुम बेहतरीन जादू का इस्तेमाल करते हो और तुमने इसकी मदद से पूरी ऊपरी दुनिया पर कब्जा कर लिया है। जोरियन ने स्पष्ट किया कि सभी इंसान जादू नहीं जानते और जादूगरों की संख्या बहुत कम होती है। सच कहूं तो तुम्हारे ज्यादातर औजार मुझे जादू जैसे ही लगते हैं। तुम पत्थर और दूसरी चीजें लेते हो और उन पर पेचीदा अनुष्ठान करते हो ताकि उन्हें इन अद्भुत रचनाओं में बदला जा सके। तुम इंसानों की यही बात मुझे सबसे ज्यादा लुभाती है, तुम्हारा ये अजीब सा बनाने वाला जादू। मैं उम्मीद कर रही थी कि जब मैं तुम्हें सिखाऊंगी तो तुम्हारे कुछ राज सीख सकूंगी, लेकिन लगता है कि ये बहुत मुश्किल होगा क्योंकि मेरे पास ये हाथ नहीं है जिन्हें तुम हर चीज के लिए इस्तेमाल करते हो। हालांकि मैं हार नहीं मान रही हूँ, मैं पक्का कुछ न कुछ रास्ता ढूंढ लूंगी। खैर, तुमने मुझे बताया था कि तुम जादूगरनी बनना सीख रही हो, तो तुम हमेशा असली जादू का सहारा ले सकती हो। उसने उसे फैब्रिकेशन स्पेल्स और इंजीनियरिंग के सिद्धांतों को समझने की सलाह दी। मैं ईमानदारी से कहूंगी कि मुझे समझ नहीं आया कि तुमने क्या कहा, लेकिन मेरा अंदाजा है कि तुम मेरा हौसला बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, तो धन्यवाद। ठीक है, जोरियन ने आह भरी। हम फिर से भटक गए, चलो वापस सबक पर ध्यान दें। नॉवेल्टी ने शिकायत की कि ये सबक बहुत बोरिंग है और जोरियन पहले से ही ज्यादातर चीजें जानता है और उसे बस अभ्यास की जरूरत है। मैं अपनी क्लास के दौरान अपने क्लासमेट्स और बाकी छात्रों को महसूस करने की कोशिश करने में समय बिताता हूँ। ये काफ़ी अच्छा चल रहा है, लेकिन दूरी बढ़ाने के लिए मुझे बहुत ध्यान लगाना पड़ता है। मैंने उनकी भावनाओं को महसूस करने की भी कोशिश की है, लेकिन वो अभी भी थोड़ा अनिश्चित है।
क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि कोई मुझे ऐसा करते हुए पकड़ नहीं पाएगा? मैं तुम्हें बार बार कह रही हूँ कि तुम्हारे दिमाग में घुसे बिना कोई कुछ भी पता नहीं लगा पाएगा। नॉवेल्टी ने उसे यकीन दिलाया। उसने समझाया कि दिमाग महसूस करना और बुनियादी एम्पैथी के लिए दिमाग में गहराई से झांकने की जरूरत नहीं होती। उसने एक मानसिक धरातल की कल्पना करने को कहा जो हर चीज में व्याप्त है। दिमाग इस धरातल पर लहरें पैदा करते हैं, जैसे रुके हुए पानी में फेंके गए पत्थर। जो लोग खुले हैं वो इन लहरों का इस्तेमाल दूसरों को ढूंढने और उनके बारे में कुछ बुनियादी बातें जानने के लिए कर सकते हैं, जैसे उनकी प्रजाति और उनका सामान्य मूड। ये समझ में आता है। तो दिमाग महसूस करना और एम्पैथी वास्तव में एक ही क्षमता के दो पहलू हैं। क्या मानसिक सुरक्षा वाले जादू का इस पर कोई असर होता है? ओह बिल्कुल, नॉवेल्टी ने पक्का किया। बुनियादी शील्डिंग स्पेल्स उन पर एम्पैथी इस्तेमाल करने की क्षमता को खराब कर देते हैं क्योंकि वे बहुत ज्यादा दखल पैदा करते हैं। दूसरी ओर उनका पता लगाना और भी ज्यादा आसान हो जाता है। दिमाग पर असर डालने वाला कोई भी स्पेल एक साइकिक के लिए दिमाग को और भी ज्यादा शोरगुल यानी नॉइजियर बना देता है, खासतौर पर बचाव वाले स्पेल्स। उसने एक बदनाम स्पेल माइंड ब्लैंक का जिक्र किया जो असल में दिमाग को ग्रेट वेब से काट देता है, जिससे व्यक्ति का पता लगाना या उस पर मानसिक जादू करना नामुमकिन हो जाता है। ज़ोरियन इस स्पेल के बारे में जानता था। इसे दिमागी जादू के खिलाफ परम सुरक्षा माना जाता था, लेकिन अगर इसे गलत तरीके से या बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाए तो ये मानसिक बीमारियां पैदा करने के लिए कुख्यात था। ये अजीब है, ज़ोरियन ने मासूमियत से कहा। मेट्रियार्क ने मुझे बताया था कि अगर वो ठान ले तो कोई भी मामूली इंसानी जादू मुझे उसके खिलाफ नहीं बचा सकता, लेकिन यहाँ तुम मुझे बता रही हो कि एक ऐसा स्पेल है जिसे सीखकर मैं पूरी तरह सुरक्षित हो सकता हूँ। देखो, वैसे तो वो सही कह रही थी क्योंकि ये दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। एक ढाल अलग बात है, हम उसे तोड़ सकते हैं या उससे बचकर निकल सकते हैं, लेकिन अगर तुम खुद को ग्रेट वेब से हटा लेते हो तो ऐसा लगता है जैसे तुम वहां हो ही नहीं। किसी दिमाग से जुड़ने के लिए पहले उसे महसूस करना जरूरी है, और अगर तुम जुड़ ही नहीं सकते। मैं समझ गया, ज़ोरियान ने बीच में टोकते हुए कहा। कोई टेलीपैथिक लिंक नहीं तो कोई अरेनियन माइंड मैजिक नहीं, और आप उस चीज से नहीं जुड़ सकते जिसे आप टेलीपैथिकली महसूस नहीं कर सकते। साफ है कि माइंड ब्लैंक को बनाने वाले को साइकिक शक्तियों के बारे में काफी कुछ पता था। ऐसा लगता है जैसे ये स्पेल खास तौर पर उन्हें हराने के लिए बनाया गया है। ये विचार इतना क्रांतिकारी नहीं है, नॉवेल्टी बुदबुदाई। एक काफी हुनरमंद साइकिक कुछ कोशिशों के साथ ग्रेट वेब महान जाल से खुद को अलग कर सकता है। इसे गोइंग डार्क, अंधेरे में जाना कहा जाता है। हालांकि ये काफी संदिग्ध हुनर है जिसका इस्तेमाल ज्यादातर हत्यारे, चोर और जासूस करते हैं। वैसे समस्या सिर्फ माइंड ब्लैंक नहीं है। समस्या ये है कि जो भी जादूगर इसे करने के लिए काफी ताकतवर है, वो इतना ताकतवर भी है कि पूरी अरेनियन वेब का अकेले सामना कर सके। हमारे पास ऐसे लोगों से निपटने के तरीके हैं, लेकिन मैं तुम्हें इसके बारे में बिल्कुल नहीं बता सकती, क्योंकि अगर मैंने इसके गुप्त बचाव और बाकी चीजों के बारे में कुछ भी बताया तो दूसरे मेरे अंग भंग कर देंगे। ठीक है, ज़ोरियान ने कहा। उसका नॉवेल्टी के लिए घर में मुश्किलें खड़ी करने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए उसने उस विषय को आगे नहीं बढ़ाया। वैसे भी उनके अति गुप्त बचाव प्लान शायद उनके ऊपर पूरी सुरंग को ढहा देना जैसे ही होंगे। तो माइंड ब्लैंक एक साइकिक हुनर है जिसे स्पेल में बदला गया है। मुझे लगता है कि ये बहुत चौंकाने वाली बात नहीं है। जादूगरों को जादुई जीवों की काबिलियत लेना और उन्हें अपने इस्तेमाल के लिए स्पेल्स में बदलना पसंद है। सच में? नॉवेल्टी ने पूछा। लेकिन मैंने सोचा था कि इंसानी जादू इतना अच्छा है कि दूसरों से सीखने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। मेट्रियार्क हमेशा इस बारे में बात करती रहती हैं कि तुम्हारा जादू कितना अद्भुत है और कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। नहीं, वो पूरी तरह से गलत है, ज़ोरियान ने कहा। इकोसियन परंपरा के जादूगर, जो कि लगभग हर जादूगर है जिससे तुम मिलने वाली हो, वे सभी दूसरों के जादू को लेकर उसे अपना बनाने के बारे में है। स्ट्रक्चर्ड मैजिक का पूरा सिस्टम खास तौर पर ज़रूरत पड़ने पर विस्तार करने के लिए बनाया गया है। ये सच है कि हमें आजकल दूसरी जादुई परंपराओं में कुछ भी सीखने लायक बहुत कम मिलता है, लेकिन ऐसा ज़्यादातर इसलिए है क्योंकि हमने पहले ही वो सब चुरा लिया या व्यापार कर लिया जो लेने लायक था। ये वैसी कहानी नहीं है जो मुझे बताई गई थी, नॉवेल्टी ने स्वीकार किया। बुरा महसूस मत करो, ज्यादातर इंसान भी यही सोचते हैं कि हमारी पूरी जादुई परंपरा इकोसियन एम्पायर के शुरुआती दिनों में ही पूरी तरह से विकसित होकर उभरी थी। लेकिन वापस मानसिक बचाव की हमारी बातचीत पर आते हैं। तुमने कहा था कि एक अरेनिया माइंड ब्लैंक के अलावा दूसरे रक्षात्मक जादू को तोड़ सकती है या उससे बचकर निकल सकती है। क्या इसमें तुम व्यक्तिगत रूप से शामिल हो? बिल्कुल। तुम मुझे क्या समझते हो? नॉवेल्टी ने विरोध जताया। क्या गंभीरता से? क्या सच में खा लिया गया होता या नहीं, सचमुच खाया नहीं जाता। जब से
एक्चुअली चलो इस बारे में बात नहीं करते। तब से हमने नन्हे बच्चों को एक दूसरे को खाने नहीं दिया है। वो बस बोलने का एक तरीका था, वो ज़रूरी बात है। वैसे भी नॉवेल्टी ने जल्दी से विषय बदलने की कोशिश की। मुझे नहीं पता कि इंसानों के बीच ये कैसे काम करता है, लेकिन नवजात अरेनिया अपने वजूद के पहले कुछ महीनों के दौरान हैचरी तक ही सीमित रहती हैं। वहाँ आमतौर पर हम बहुत सारे होते हैं और हम सभी इस छोटे से उबाऊ कमरे में बंद रहते हैं, जहाँ कहानियों के लिए देखभाल करने वालों को परेशान करने और एक दूसरे के बीच लड़ाई करने के अलावा कुछ नहीं होता। और देखभाल करने वालों को ये पसंद नहीं आता जब बच्चे शारीरिक रूप से एक दूसरे से लड़ते हैं। हालांकि वे हमारी साइकिक शक्तियों के साथ प्रयोग करने को लेकर काफ़ी नरम होते हैं। थोड़ी बहुत टेलीपैथिक हाथापाई की उम्मीद तो की ही जाती है, इसलिए तुम बहुत जल्दी अपने दिमाग की रक्षा करने की बुनियादी बातें सीख जाते हो। जोरियान ने उस स्थिति की कल्पना करने की कोशिश की और एक सिहरन के साथ उस विचार को छोड़ दिया। उसने मन में ये बात गांठ बांध ली कि भविष्य में किसी भी स्थिति में अरेनियन हैचरी के पास जाने से बचना है। ये दिलचस्प है, लेकिन वो नहीं जो मैं पूछ रहा था, उसने आखिर में कहा। मैंने बचाव का काट ढूंढने के बारे में पूछा था, खुद की रक्षा करने के बारे में नहीं। तुम केवल बचाव करके लड़ाई नहीं जीत सकते, नॉवेल्टी ने तिरस्कार से कहा। मैं मानसिक हमलों और बचाव के बीच इस अजीब बंटवारे को सच में नहीं समझ पा रही हूँ जिस पर तुम जोर दे रहे हो। पलटकर वार करना किसी भी काबिल बचाव का एक जरूरी हिस्सा है। यहाँ तक कि एक कमजोर जवाबी वार भी तुम्हारे विरोधी को अपने बचाव पर समय और ध्यान लगाने के लिए मजबूर कर देता है और उनके अपने हमले को कमजोर कर देता है। मुझे लगता है कि मैं बार बार भूल जाता हूँ कि साइकिक शक्तियाँ अलग अलग स्पेल्स नहीं, बल्कि एक ही समग्र क्षमता का एक विविध रूप है, जोरियान ने स्वीकार किया। फिर भी जवाबी हमला मानसिक होना जरूरी नहीं है। अगर मैं तुम्हारे मानसिक हमलों को इतनी देर तक रोक सकूं, तो मैं तुम्हें रोकने के लिए बस तुम्हें मुक्का मार सकता हूं या तुम पर कोई स्पेल डाल सकता हूं। ये देखते हुए कि मुझे टेलीपैथिक लड़ाई के बारे में कुछ नहीं पता, ये शायद मेरे लिए सबसे समझदारी वाला विकल्प है और यही मुझे मेरे प्रस्ताव की ओर ले जाता है। मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे जादुई बचाव तुम्हारी काबिलियत के खिलाफ कैसे टिकते हैं। मैं कुछ माइंड ब्लैंक्स डालूंगा और तुम उन्हें अलग करने की अपनी पूरी कोशिश करना। क्या कहती हो? सम्मानित मेट्रियार्क ने मुझे इस बारे में सख्त निर्देश दिए हैं कि मैं तुम्हारे सबक के साथ कब आगे बढ़ सकती हूँ, नॉवेल्टी ने हिचकिचाते हुए कहा। बेशक, इसके साथ ही उसे इस बारे में भी सख्त निर्देश मिले होंगे कि उसे क्या बिल्कुल नहीं सिखाना है। जोरियान को इस बात का कोई भ्रम नहीं था कि अरेनिया उसे उनके साइकिक हुनर का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही सिखाने का इरादा रखती थी। हालांकि अरेनिया अपनी क्षमता की एक तरह से पूजा करती थी और मानवता के बीच इसके प्रसार को बढ़ावा देना चाहती थी, लेकिन वे साफ तौर पर इसके ज्यादातर हिस्से को एक व्यक्तिगत राज मानती थी। बल्कि मेट्रियार्क ने उसे जो कुछ बातें बताई थी, उनसे साफ जाहिर था कि वे कुछ चीजें एक दूसरे से भी गुप्त रखती थी, बाहरी लोगों की तो बात ही छोड़ दें। इसके अलावा मेट्रियार्क के लिए जोरियान को कुछ चीजें करना सिखाना काफी मूर्खतापूर्ण होता, क्योंकि वो तुरंत उन हुनरों का इस्तेमाल उसके हितों के खिलाफ कर सकता था। उदाहरण के लिए उसे पूरा यकीन था कि नॉवेल्टी को मेमोरी मैनिपुलेशन यानी यादों के साथ छेड़छाड़ के बारे में उसे कुछ भी न बताने के सख्त निर्देश दिए गए थे, क्योंकि इससे वो मेट्रियार्क के मेमोरी पैकेट के साथ छेड़छाड़ कर सकता था और उसे गलत जानकारी दे सकता था। लेकिन फिर भी जोरियान इससे खुश था। उसे अरेनिया से पहले ही उससे कहीं ज्यादा मिल चुका था जितना उसने सोचा था, और अगर वो कभी उससे ज्यादा के लिए लालची हो जाता जो मेट्रियार्क देने को तैयार थी, सियोरिया के नीचे रहने वाली मकड़ियों के अलावा और भी अरेनिया थीं, और नॉवेल्टी ने साफ कर दिया था कि वे वास्तव में एक दूसरे से ज्यादा बात नहीं करती थीं। अगर वो 10 अलग अलग समूहों के साथ एक एक लाज का व्यापार करता, तो वो आसानी से उस ज्ञान से कहीं ज्यादा इकट्ठा कर सकता था जितना कोई एक समूह उसे देने में सहज होता। और मजे की बात तो ये थी कि वो शायद उन्हें वही राज भी भेज सकता था जो उसने ट्रेड करने वाले किसी दूसरे समूह से हासिल किया हो। ये एक क्लासिक तरीका था जिसका इस्तेमाल इकोसियंस कबीलों के साथ डील करते समय करते थी, और टाइम लूप ने इसे और भी आसान बना दिया था। लेकिन अगर वो कभी ऐसा कुछ करना चाहता था तो उसे अपने दिमाग की रक्षा करने का कोई तरीका चाहिए था। उसे इस बात का एहसास हुआ कि सियोरिया के बाहर के अरेनिया कबीले मेट्रियार्क और उसके कबीले जितने मिलनसार नहीं थे, और मानसिक असर रीस्टार्ट्स के साथ भी बना रहता था। मेट्रियार्क ने उसे टेलीपैथिक कॉम्बैट की बुनियादी बातें सिखाने का वादा किया था, जिसका उसने मतलब निकाला था हमें धमकाने के लिए नाकाफी, लेकिन क्रेनियम रैट्स और मामूली जादुई मैजिक को दूर रखने के लिए काफी। इसलिए उसे ये जानना जरूरी था कि एक औसत अरेनिया के खिलाफ इंसानी दिमागी जादू कैसा प्रदर्शन करता है। हम केवल मेरे सबक आगे नहीं बढ़ा रहे हैं क्योंकि तुम मुझे कुछ नहीं सिखाने वाली हो, जोरियान ने अपनी बात पर जोर दिया। ये सिर्फ एक प्रयोग है। मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे स्पेल्स तुम्हारे खिलाफ कैसा प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, तो मैं पूरी तरह से तैयार हूँ, नॉवेल्टी अचानक उत्साहित होते हुए मान गई। लेकिन तुम्हें बदले में मुझ पर शारीरिक हमला करने की अनुमति नहीं है, ठीक है?
वो तो प्रयोग के उद्देश्य को ही खत्म कर देगा। जोरियान सहमत हुआ। अगर आपको इस प्रयोग या जोरियान के अगले कदमों के बारे में और जानकारी चाहिए तो कृपया पूछें। ठीक है, तो क्या हम ये मान रहे हैं कि मैं घात लगाकर हमला कर रही हूँ या मेरे पास समय की कमी है? नोवेलिटी ने पूछा। उसने समझाया कि घात लगाकर किए गए हमले में वो बेहतर हुनर का इस्तेमाल करके शील्ड को पूरी तरह दरकिनार करने की कोशिश करेगी। ये तरीका असरदार है, लेकिन इसे तैयार करने में समय लगता है। दूसरी ओर अगर समय की कमी हो तो वो ब्रूट फोर्स से शील्ड्स को तोड़ देगी, जो तेज है, लेकिन इसमें माना ज्यादा खर्च होता है। उसने ये भी बताया कि ब्रूट फोर्स से बचाव को तोड़ते समय दिमाग को नुकसान पहुंचाए बिना ताकत का सही अंदाजा लगाना मुश्किल है, इसलिए उन्होंने घात लगाकर हमला करने की स्थिति पर अभ्यास करने का फैसला किया। अगला 1 घंटा काफी झुंझलाहट भरा लेकिन शिक्षाप्रद रहा। नोवेलिटी ने इसे एक खेल की तरह लिया और समय के साथ बेहतर होती गई, जबकि जोरियन ने बार बार स्पेल्स और उनके तालमेल के जरिए अपना बचाव सुधारने की कोशिश की। जोरियन के लिए यह देखना शर्मनाक था कि वो चंचल अरेनिया उसके स्पेल्स को 30 सेकंड के अंदर ऐसे पार कर लेती थी जैसे उनका कोई वजूद ही ना हो। हालांकि असली लड़ाई में वे 30 सेकंड उसे खत्म करने के लिए काफी होते, लेकिन ये इस बात पर निर्भर करता था कि क्या वो उसे देख पा रहा है या वो किसी वार्ड के पीछे तो नहीं छिपी है। इस अभ्यास से उसे पता चला कि अरेनिया के खिलाफ उसका सबसे अच्छा बचाव वास्तव में एक बुनियादी माइंड शील्ड स्पेल था। नोवेलिटी ने समझाया कि उसके ज्यादातर पेचीदा स्पेल्स को कुछ चालों और सही समय के तालमेल से धोखा देना आसान था, क्योंकि वे सरल रक्षा पैटर्न्स पर आधारित थे। लेकिन वो जादुई खोल जो उसने अपने दिमाग के चारों ओर बनाया था, वो बहुत ही कच्ची और साधारण चीज थी। लेकिन उसने नोवेलिटी को मुश्किल में डाल दिया, क्योंकि वो एक ठोस और अडिग मानसिक बाधा यानी अनयील्डिंग मेंटल बैरियर थी। नोवेलिटी ने कहा कि वो उसे बिल्कुल भी दरकिनार नहीं कर पाती अगर जोरियन इसे डालते समय हर बार कुछ गलतियां न करता। मुझसे गलतियां हो रही थी? जोरियन ने हैरानी से पूछा। नोवेलिटी ने बताया कि उस खोल में बहुत ही सूक्ष्म खामियां थी जिनका इस्तेमाल वो अंदर घुसने के लिए करती थी। जोरियन ने महसूस किया कि ये एक सामान्य स्पेल बाउंड्री का नतीजा था। बहुत कम जादूगर बिना किसी गलती के स्पेल कर पाते हैं और उन्हें इसकी जरूरत भी कम ही पड़ती है, जब तक कि स्थिति बहुत खास न हो। उसे अपने दिमाग में एक्सविन की आवाज सुनाई दी, जो आज के जादूगरों की कमियों और तब तक अभ्यास करने की जरूरत पर लेक्चर दे रही थी। जब जोरियन एक्सविम के पास अपने साप्ताहिक सत्र के लिए पहुंचा तो उसे वही पुरानी बकवास सुनने की उम्मीद थी। एक्सविम ने उसे आते ही बहुत गौर से देखा। इससे पहले कि वो बैठ पाता, एक्सविम ने बोलना शुरू कर दिया। मैंने सुना है कि तुम फायर बॉल्स कर रहे हो, क्या ये सच है? एक्सविम ने कहा। जोरियन ने खुद को उस पर झल्लाने से रोका। एक्सविम कभी भी जोरियन के किसी काम से प्रभावित नहीं होता था और उसे पक्का यकीन था कि उसे टाइवन के साथ उसके लड़ाई के अभ्यास में कुछ न कुछ आपत्तिजनक जरूर मिला होगा। मैं वो स्पेल कर सकता हूँ, हाँ, माना कि केवल न्यूनतम शक्ति पर, लेकिन तो इसका मतलब है नहीं, एक्सविम ने सपाट अंदाज में कहा। एक्सविम ने एक नाटकीय आह भरते हुए कहा कि आज के जादूगर हमेशा चीजों में अधपकी जल्दबाजी करते हैं। उसने कहा कि कॉम्बैट मैजिक में दिलचस्पी लेना गलत नहीं है, लेकिन सीधे सबसे चमक धमक और ऊंचे स्तर के स्पेल के पीछे भागना नासमझी है। उसने कहा कि आधी शक्ति वाला फायरबॉल नहीं होता और उसे पहले एक मजबूत आधार बनाने पर ध्यान देना चाहिए था। जवाब में एक्सविम ने अपनी दराज से कार्ड्स का एक ढेर निकाला और उसकी तरफ फेंका। वे साधारण ताश के पत्तों जैसे दिखते थे, लेकिन उनके चेहरों पर वर्गाकार रेखाएं, गोले और अन्य ज्यामितीय आकृतियां बनी थीं। एक्सविम ने बताया कि ये कार्ड माना सोखने वाली सामग्री से बने हैं और कोनों पर बने जादुई निशान किसी भी सोखे गए माना को बाहर निकाल देते हैं। एक्सविम ने उसे निर्देश दिया कि उसे कार्ड्स पर बनी आकृतियों को जलाना होगा और केवल उन्हीं आकृतियों को। जोरियन समझ गया कि इस अभ्यास का मकसद क्या था, कि उसे बहुत सारा माना तुरंत इस्तेमाल करना होगा, वरना कोनों की निशान उसे बाहर निकाल देंगे। यही कॉम्बैट मैजिक की बुनियादी चुनौती है, बहुत सारा माना जल्दी से बिना किसी स्पेल बाउंड्री को बिगाड़े ढालना। कुछ बार नाकाम होने के बाद और फिर कुछ कार्ड्स को पूरी तरह राख में बदल देने के बाद जोरियन ने आखिरकार उन पर कुछ धुंधल आकृतियां जलाने में सफलता पाई। उम्मीद के मुताबिक एक्सविम ने इस पर काफी अपमानजनक बातें कहीं। आखिरकार जोरियन का माना खत्म हो गया और उसे रुकना पड़ा। उसे हैरानी हुई कि ये अभ्यास इतना माना इंटेंसिव था कि अभ्यास करते करते ही वो खत्म हो गया। उसे भेजने के बजाय एक्सविम ने उसे एम्बिएंट माना को इकट्ठा करने के सही तरीके पर लेक्चर दिया। जाहिर तौर पर अगर आप बिल्कुल शांत बैठें और केवल उसी पर ध्यान लगाएं, तो एम्बिएंट माना को अपने अंदर समाहित करने का एक तेज रास्ता था। जाते जाते एक्सविम ने लापरवाही से कहा कि वो कल भी अपना पाठ जारी रखेंगे, भले ही कल स्कूल की छुट्टी थी।
उस दिन से एक्सविम ने हर दिन अभ्यास सत्र लेना शुरू कर दिया, जिससे जोरियन का सारा खाली समय खत्म हो गया। दूसरी ओर अरेनिया को अपनी परेशानियां थी। उस वार्ड ब्रेकर को ढूंढना आसान था जिसने उस घड़ी को वापस पाने के लिए टाइवन के ग्रुप को काम पर रखा था, लेकिन उस तक पहुंचना नामुमकिन था। वार्ड्स का एनालिसिस करने और उन्हें तोड़ने में माहिर होने के साथ साथ वो माहिर आदमी उन्हें बनाने में भी बहुत कुशल था और खुद भी एक बहुत काबिल जादूगर था। अरेनिया ने उसे घेरने की कोशिश में अपने 2 सदस्य खो दिए और आखिरकार उस रीस्टार्ट के लिए उसे छोड़कर दूसरे सुरागों पर ध्यान देने का फैसला किया। यदि आप चाहें तो मैं इस पूरी जानकारी पर आधारित फ्लैश कार्ड्स या एक टेलर्ड रिपोर्ट तैयार कर सकता हूँ। क्या आप ऐसा करना चाहेंगे? उन्होंने फिर भी समर फेस्टिवल के दौरान इन्वेडर्स का सामना करने की पूरी कोशिश की। बेशक अगले 2 रीस्टार्ट्स भी काफी हद तक वैसे ही थे। अरेनिया ने इन्वेडर्स के बारे में जानकारी जुटाई, कभी कभी जोरियन को उनके लिए बोलने के लिए कहा अगर उन्हें किसी के साथ खुलकर बात करनी होती थी, और उन कल्टिस्ट्स और दूसरे इन्वेजन में साथ देने वालों के बीच एक सीमित असैसिनेशन कैंपेन शुरू किया जिनकी उन्होंने पहचान की थी। जोरियन ने कॉम्बैट मैजिक, अरेनिया माइंड आर्ट सीखी और बिना उस आदमी एक्सविम के चेहरे पर मुक्का मारे उसके लेसन्स में टिके रहने की कोशिश की। उनकी कोशिशें धीरे धीरे रंग ला रही थी और हर अगले रीस्टार्ट के साथ इन्वेजन और भी ज्यादा गड़बड़ाती जा रही थी और मेट्रियार्क को उम्मीद थी कि उनका रहस्यमयी तीसरा टाइम ट्रैवलर जल्द ही सामने आ जाएगा। जोरियन के लिए सबसे बड़ी हैरानी की बात यह थी कि नॉवेल्टी को असल में पिछली रीस्टार्ट्स की उनकी बातचीत याद थी। जाहिर तौर पर मेट्रियार्क मेमोरी ट्रांसफर पर अपना कब्जा नहीं जमा रही थी जैसा जोरियन ने सोचा था, बल्कि वो उसे अपने उस मेमोरी पैकेट में 6 अलग अलग अरेनियास की यादें दे रही थी। नॉवेल्टी, जो अब तक जोरियन की एक तरह से पर्सनल ट्रेनर बन चुकी थी, उसे उस खास ग्रुप में शामिल होने के लायक समझा गया था जिस पर वो छोटी मकड़ी काफी गर्व महसूस कर रही थी। अब हालांकि जोरियन को लग रहा था कि ये अपनी रफ्तार बदलने का समय आ गया है। एक्सविम के साथ बिताए 2 रीस्टार्ट्स उसके लिए काफी थे और टाइवन ने उसे कॉम्बैट मैजिक के बारे में वो सब कुछ सिखा दिया था जो वो जानती थी। उसने इल्सा के ऑफिस का दरवाजा खटखटाया और उसके अंदर बुलाने का इंतजार किया। गुड मॉर्निंग मिस्टर कजिंस्की, इल्सा ने थोड़े मजे लेते हुए कहा। मुझे शुक्रवार तक तुम्हारी उम्मीद नहीं थी। मुझे लगता है कि तुमने अपने मेंटोर के बारे में कुछ कहानियां सुनी होंगी, है ना? नहीं, मैं पहले से ही जानता हूँ कि एक्सविम किस तरह का इंसान है। मैं यहाँ इसलिए नहीं हूँ, जोरियन ने कहा। नहीं, मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं टेलीपोर्ट करना सीखना चाहता हूँ। इल्सा ने हैरानी में अपनी पलकें झपकाई। ये काफी बड़ी बात है। इस सवाल को छोड़ भी दें कि मुझे तुम्हें ये सिखाने में अपना समय क्यों खर्च करना चाहिए। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम ऐसा स्पेल करने के लायक भी हो? टेलीपोर्ट के सबसे आसान स्पेल्स भी बहुत मुश्किल होते हैं। ये एक सही सवाल है, जोरियन ने माना। एक डेमोन्स्ट्रेशन के बारे में क्या ख्याल है? बिल्कुल, इल्सा हंसी और उसे आगे बढ़ने का इशारा किया। जोरियन को एम्पैथी की जरूरत नहीं थी ये देखने के लिए कि उसे नहीं लगता था कि वो उसे इम्प्रेस कर पाएगा। खैर फिर, चैलेंज एक्सेप्टेड। हर मुश्किल शेपिंग एक्सरसाइज, हर पेचीदा स्पेल जो उसने पिछले 2 सालों में टाइम लूप में सीखा था, उसने उस सब का प्रदर्शन किया। हर लिखित परीक्षा या थ्योरी वाला सवाल जो उसने उसके सामने रखा, उसका उसने बिल्कुल सही जवाब दिया। कभी कभी इसलिए क्योंकि वो सच में उस टॉपिक को जानता था और कभी कभी इसलिए क्योंकि वो हर बार उसे इम्प्रेस करने की कोशिश के दौरान वही सवाल पूछती थी। और फिर जब वो अभी भी इस एहसास से उभर रही थी कि वो इतना होशियार है कि अगर वो चाहता तो उसी समय अकेडमी से ग्रेजुएट कर सकता था, उसने अपने बैकपैक से कई जादुई चीजें निकाली और उसे अपने स्पेल फॉर्मूला के एक्सपेरिमेंट्स के बारे में समझाना शुरू किया। हालांकि वो एक ऑफिशियल स्पेल फॉर्मूला टीचर नहीं थी, जोरियन पिछले रीस्टार्ट से जानता था कि उसे इस क्षेत्र की बहुत अच्छी जानकारी थी और वो उन कामों की मुश्किल को समझ सकती थी जो वो उसे दिखा रहा था। मुझे हैरानी है कि तुमने इस तरह के हुनर के साथ टियर 1 ग्रुप में ट्रांसफर के लिए अप्लाई नहीं किया, इल्सा ने कहा, जब वो आखिरकार खत्म कर चुका था। हाँ, टियर 1 ग्रुप्स अकेडमी का जवाब उन छात्रों के लिए जो सामान्य पढ़ाई के लिए बहुत आगे थे। दुख की बात यह थी कि उन ग्रुप्स में से एक का हिस्सा होने की इज्जत का मतलब था कि बहुत से लोगों ने अपने बच्चे को उनमें रखने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, और इसका मतलब ये था कि असली लेसन्स सामान्य वाले से बहुत ज्यादा आगे नहीं हो सकते थे, वरना वो सभी लोग जिन्होंने अपनी जगह खरीदी थी या सेटिंग की थी वो साथ नहीं चल पाते। जोरियन ने उन ग्रुप्स के बारे में हर तरह की बातें सुनी थी, अच्छी या बुरी, लेकिन आम तस्वीर ऐसे लोगों के झुंड की थी जो आगे बढ़ने के लिए दूसरों को नीची नजरों से देखते थे। ऐसी कोई भी चीज जिसका जोरियन हिस्सा नहीं बनना चाहता था। मेरा मानना है कि मैं इंडिपेंडेंट स्टडी के जरिए ज्यादा काम कर सकता हूँ। अगर मुझे सच में लगता कि मेरी क्लासेस में मेरे लिए कुछ नहीं है तो मैं बस टेस्ट देकर बाहर निकल जाता। इतनी जल्दबाजी मत करो,
इल्सा ने चेतावनी दी। मुझे यकीन है कि तुम्हें अकेडमी के संसाधन 1 और साल के लिए काम के लगेंगे। तुम इतने भी आगे नहीं बढ़े हो। अकेडमी को ये पसंद नहीं आता था कि लोग टेस्ट देकर बाहर निकल जाएं। वो खुले तौर पर इस बात पर गर्व करते थे कि वो बड़े जादूगरों की भी मदद कर सकते हैं। होनहार बच्चों की तो बात ही छोड़ दे। जल्दी खत्म करने के लिए छात्र को कोई पैसे भी वापस नहीं मिलते थे। कुल मिलाकर जोरियन का इरादा सच में टेस्ट देकर बाहर निकलने का नहीं था। इससे उसे अकेडमी के साथ कड़वाहट पैदा करने के अलावा कुछ हासिल नहीं होता। फिर भी उसने हमेशा महसूस किया कि बातचीत में कुछ हल्की धमकियां डालने से दूसरा पक्ष उसे ज्यादा गंभीरता से लेता है। इल्सा कुछ देर तक खामोशी से सोचती रही, अपनी पेंसिल को उन लिखित परीक्षाओं के फोल्डर पर एक लय में ठोकती रही। जोरियन ने उसे बीच में नहीं रोका, हालांकि उसे लंबी खामोशी एक बुरा संकेत लगी। बहुत संभावना है कि ये कोशिश बेकार थी और उसे अगले रीस्टार्ट में कोई दूसरा तरीका आजमाना होगा। ठीक है, यहाँ मेरा ऑफर है, इल्सा ने अचानक कहा। मैं तुम्हारी मेंटरशिप को एक्सविम से हटाकर खुद को सौंप दूंगी। मैं तुम्हें इल्यूजनिज्म, ऑल्टरेशन, एनिमेशन और कॉन्जुरेशन के बड़े पहलुओं की पढ़ाई करवाऊंगी। अगर तुम अपनी मेहनत से मुझे इम्प्रेस करते हो तो मैं उस लिस्ट में छोटे डायमेंशनलिज्म स्पेल्स भी शामिल करूंगी, और अगर तुम उनमें अच्छे साबित होते हो तो मैं तुम्हें बेसिक टेलीपोर्ट स्पेल सिखाऊंगी। जोरियन ने अपनी पलकें झपकाई। क्या? ये तो उसकी मांग से कहीं ज्यादा था। ऐसा नहीं था कि वो शिकायत कर रहा था, लेकिन ये मेरी उम्मीद से बेहतर लगा। इसमें पेंच क्या है? सबसे पहले मैं उम्मीद कर रही हूँ कि तुम मेरे पर्सनल असिस्टेंट बनोगे, इल्सा ने कहा। मैं पिछले 2 सालों से एक असिस्टेंट पाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन हेडमास्टर सैलरी देने से मना कर देते हैं और किसी होनहार इंसान को मुफ्त में काम करने के लिए ढूंढना हैरानी भरा मुश्किल है। वैसे भी तुम ज्यादातर उन टेस्ट्स और होमवर्क को देखोगे जो मुझे हर दिन बहुत ज्यादा मिलते हैं, और मैं तुमसे पहली साल की क्लासेस को पढ़ाने के लिए भी कह सकती हूँ, या कोई भी फालतू काम जो मुझे अपने लायक न लगे। सच में चिढ़ाने वाला, लेकिन जो वो दे रही थी उसके लिए ये एक सही कीमत थी। असल में ये सब कुछ बिल्कुल वैसा ही लग रहा था जैसे, और तुम आधिकारिक तौर पर मेरे अप्रेंटिस बन जाओगे, इल्सा ने आगे कहा। अगर मैं तुम्हें बड़ा जादू सिखाने जा रही हूँ और तुम्हें अपने काम का भरोसा देने जा रही हूँ, तो मैं तुम पर किसी तरह की कानूनी पकड़ रखना चाहती हूँ। वैसा ही आमतौर पर जोरियन किसी ऐसे इंसान के साथ अप्रेंटिस कॉन्ट्रैक्ट साइन करने में बहुत सावधान रहता था, ये देखते हुए कि उनका मुख्य उद्देश्य अप्रेंटिस को फंसाना होता था अगर वो अपने मेंटोर के साथ हुए समझौते के खिलाफ जाते थे। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट केवल रीस्टार्ट के अंत तक चलना था, तो क्या फर्क पड़ता। ओ, और तुम अपने ग्रुप के लिए क्लास रिप्रेजेंटेटिव का पद भी संभालोगे, इल्सा ने अचानक कहा। जोरियन का चेहरा बिगड़ गया। न केवल ये एक बिना किसी शुक्रिया वाला बुरा काम था, बल्कि ये पहले से ही किसी के पास था। अकोजा बहुत दुखी हो जाएगी, जोरियन बुदबुदाया। उसे उसका पद छीनने पर थोड़ा बुरा लगा, खासकर इसलिए क्योंकि वो असल में इसे चाहता ही नहीं था, लेकिन वो इस मौके को छोड़ने वाला नहीं था। इल्सा हंसी। जोरियन, मेरे तुम्हें ये पद देने का कारण ये है कि अकोजा अब इसे नहीं चाहती। वो कहती है कि उसे इस पद से नफरत है, कि इसकी वजह से हर कोई उससे दूर रहता है और मुझे ये किसी और को दे देना चाहिए। दुर्भाग्य से मुझे उसके साथ पद बदलने का कोई ऑफर नहीं मिला है, कम से कम किसी ऐसे से जिस पर मैं भरोसा करती हूँ। उसने जोरियन को एक समझदारी वाली नजर से देखा। तुम उन लोगों में से एक थे जिनकी उसने इस पद के लिए सिफारिश की थी, लेकिन मैंने तुमसे इस बारे में पूछने की जहमत भी नहीं उठाई। तुम्हारे बारे में मैंने जो कुछ भी सुना था उससे यही लगा कि तुम इस पद को स्वीकार नहीं करोगे। और आप बिल्कुल सही थी, जोरियन ने माना। वो अभी भी थोड़े शौक में था। अकोजा क्लास रिप्रेजेंटेटिव नहीं चाहती थी, लेकिन वो लड़की तो इन सब चीजों के लिए ही जीती थी, और वैसे भी अगर वो इसे नहीं करना चाहती थी तो वो इतनी लगन से क्यों करती थी। अगर जोरियन ऐसे किसी काम में फंसा होता जिससे उसे नफरत होती, तो वो जितना हो सके उतना कम काम करता या जानबूझकर गलतियां करता, ताकि इल्सा को जल्द से जल्द उसे बदलने का दबाव महसूस हो। अकोजा वैसा क्यों नहीं कर पाई? मैं इसे केवल इसलिए स्वीकार कर रहा हूँ क्योंकि आपका ऑफर बहुत अच्छा है। तो हमारा सौदा पक्का हुआ? इल्सा ने पक्का करने के लिए पूछा। हाँ, लेकिन मेरा एक सवाल और एक मांग है। पहला, आप मुझे वे खास विषय ही क्यों सिखाना चाहती हैं? और दूसरा, मैं समर फेस्टिवल से पहले टेलीपोर्ट स्पेल सीखना चाहता हूँ। मुझे थोड़ा शक है कि तुम 1 महीने से भी कम समय में टेलीपोर्टेशन स्पेल की जरूरी शर्तों में महारत हासिल कर लोगे, लेकिन अगर तुम सच में ऐसा कर लेते हो तो मुझे तुम्हारी मांग पूरी करने में कोई दिक्कत नहीं है। तुम इस स्पेल के पीछे इतने पड़े क्यों हो? ये मेरा एक छोटा सा सपना है कि मैं ऐसा कर सकूं, जोरियन ने कंधे उचताए। मेरे मन में टेलीपोर्टेशन हमेशा से उन मुख्य उदाहरण में से एक रहा है कि एक सही जादूगर क्या कर सकता है, उसे क्या करने के लायक होना चाहिए।
दिलचस्प है। जिज्ञासा की वजह से पूछ रही हूँ, बाकी वे कौन सी चीजें हैं जो एक सही जादूगर कर सकता है? फोर्स फील्ड बनाओ, मैजिक आइटम बनाओ, फायरबॉल पैदा करो, टूटी हुई चीजों को ठीक करो और इनविजिबल हो जाओ, जोरियन ने कहा। मैं पहले 4 तो पहले से ही कर सकता हूँ और 5वां बिना स्पेशल परमिट्स के गैर कानूनी है। वो वैसे भी एक इनविजिबिलिटी स्पेल हासिल करने पर काम कर रहा था, लेकिन उसे, इल्सा को, ये जानने की जरूरत नहीं थी। इल्सा ने उसे एक समझदारी भरी नज़र से देखा और जोरियन को डर होता कि वो उसके विचार पढ़ रही है, अगर उसे पक्का यकीन न होता कि वो अपने दिमाग में होने वाली किसी भी मामूली दखल यानी इंट्रूजन को पहचान सकता है। तुम्हारे पहले सवाल का जवाब देने के लिए मैंने उन विषयों को इसलिए चुना क्योंकि वे मेरी अपनी स्पेशलिटी है, इल्सा ने कहा। एक अप्रेंटिस के लिए अपने मास्टर की स्पेशलिटी सीखना ही सही है ना? बिल्कुल, जोरियन मान गया। हालांकि मुझे पक्का नहीं है कि उन सभी चीज़ों में क्या समानता है, क्या स्पेशलिटीज़ को ज़्यादा फोकस्ड नहीं होना चाहिए। खैर, जब मैं एक जवान मेज थी तो मेरा भी एक छोटा सा सपना था, इल्सा ने कहा। खास तौर पर मैं ट्रू कॉन्जुरेशन में महारत हासिल करना चाहती थी। जोरियन ने अपनी पलकें झपकाईं। मतलब असली चीज़ को हवा से बनाना, क्या ये एक अफवाह नहीं है? अकेडमी का अभी का नज़रिया तो यही है। हाँ, इल्सा सहमत हुई। प्री कैटेक्लिज्म के सोतों का दावा था कि ताकतवर मेजेस ये कारनामा कर सकते थे, लेकिन ऐसा करने के सभी स्पेल्स खो गए हैं और आधुनिक समय में कोई भी उन्हें फिर से नहीं बना पाया है। कई मेजेस को लगता है कि वे कभी थे ही नहीं और पुराने रिकॉर्ड्स बस चीज़ें बना रहे हैं या असली मैटर क्रिएशन के बजाय किसी और चीज़ के बारे में बता रहे हैं। जो भी हो, एक जवान मेज के तौर पर उन स्पेल्स को फिर से बनाना मेरा सपना था, इसलिए मैंने वो सब पढ़ा जो मुझे लगा कि उस लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता हो सकता है। आजकल की कॉन्जुरेशन में असल में मजबूत भ्रम बनाना शामिल है, इसलिए इल्यूजनिज्म से शुरू करना और फिर कॉन्जुरेशन की ओर बढ़ना स्वाभाविक था। और फिर क्योंकि ट्रू कॉन्जुरेशन में असली चीज़ों के साथ काम करना शामिल है, मैं सामान बनाने, फैब्रिकेशन से जुड़े ऑल्टरेशन स्पेल्स की ओर बढ़ गई। और क्या आपको कोई कामयाबी मिली? जोरियन ने उत्सुकता से पूछा। ये कामयाबी की तुम्हारी परिभाषा पर निर्भर करता है, इल्सा ने कंधे उचकाए। मेरा आखिरी लक्ष्य एक ऐसा स्पेल डिज़ाइन करना था जो कहीं और से सामान बुला सके, बिना जादू करने वाले को ये पता हुए कि सामान असल में कहाँ से आ रहा है। मैंने इसी तरह कल्पना की थी कि पुराने आइकोसियंस मैटर क्रिएशन का दिखावा कर सकते थे। मैं एक तरह से कामयाब रही, लेकिन जो स्पेल मैंने बनाया वो केवल एक खास तौर से तैयार किए गए कमरे में काम करता है और स्पेल का मैना कॉस्ट हर बार बहुत बदलता रहता है, इस बात पर निर्भर करते हुए कि मैं क्या कॉन्जर करने की कोशिश कर रही हूँ। और प्रयोग के गोल्ड क्रिएशन वाले हिस्से में पास के एक म्यूजियम से पुराने सिक्के चोरी होने का वो शर्मनाक किस्सा भी हुआ था। उसने अपना सिर हिलाया। ये कहानी किसी और समय के लिए, मुझे वैसे भी जल्द ही क्लास में जाना है। मैं तुम्हारे लिए कल साइन करने के लिए एक अप्रेंटिस कॉन्ट्रैक्ट तैयार करूंगी, इसलिए जब समय मिले तो ज़रूर आना। अगले 5 रीस्टार्ट्स भागदौड़ वाले और उबाऊ दोनों थे। भागदौड़ वाले इसलिए क्योंकि हमेशा कुछ न कुछ करने के लिए होता था, और उबाऊ इस मायने में कि उसमें से बहुत कम ही सच में नया था। उसने लगातार अपनी अलग अलग स्किल्स में सुधार किया और एनिया अलग अलग तरीकों से इन्वेडर्स का मुकाबला करने में बहुत माहिर होती जा रही थी। और जैक ने आखिरकार ये मान लिया कि पीछे कुछ बहुत ही असामान्य चल रहा है और ये उसने नहीं किया है। जैक द्वारा जोरियन को इन बदलावों की वजह के रूप में पहचानने की बहुत कम संभावना थी, क्योंकि उनकी भारी मात्रा जोरियन द्वारा व्यक्तिगत तौर पर किए गए हर काम को दबा देती थी। अरैनिया ने हमेशा हर रीस्टार्ट की शुरुआत बहुत आक्रामक तरीके से की। सियोरिया के पुलिस विभाग को अनोनिमस टिप्स दी, कुछ लोगों को मारा, यहाँ तक कि कुछ अफवाहें भी फैलाईं। नतीजा ये हुआ कि जब तक जोरियन अपनी पहली क्लास में गया, तब तक बदलाव पूरे शहर में फैल गए थे, जिनमें अकेडमी के टीचर्स और छात्र भी शामिल थे। जैक को जोरियन पर असली वजह होने का शक नहीं था, या उस मामले में किसी और क्लासमेट्स पर भी नहीं। जोरियन इस मामले में जैक से सहमत होने लगा था। तीसरा टाइम ट्रैवलर जो भी था, वो निश्चित रूप से उनकी क्लास में नहीं था। जोरियन ने अलग अलग बहानों से उन सभी से बात की थी। इसमें मदद मिली कि उसने पिछले 5 रीस्टार्ट्स नए क्लास रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर बिताए थे, इसलिए उसके पास ऐसे बहानों की कोई कमी नहीं थी। उसने अपनी धीरे धीरे सुधरती एम्पैथी का इस्तेमाल करते हुए ये देखने के लिए कि वो चौंकते या परेशान होते हैं, अगर उसने कुछ ऐसी इशारों वाली बातें की जो केवल एक टाइम लूपिंग व्यक्ति को समझ आती। उसे उनमें से किसी को फंसाने वाला कुछ नहीं मिला। कुल मिलाकर जोरियन की राय में चीजें काफी अच्छी चल रही थी। आखिरी रीस्टार्ट जोरियन के लिहाज से बहुत अच्छा था। उसने आखिरकार इल्सा से टेलीपोर्ट स्पेल सीख लिया था। जैक अपनी कॉम्बैट स्किल्स के जरिए उन सभी का सामना करने की कोशिश करने के बजाय असल में इन्वेडर्स को रोकने के बारे में समझदार हो रहा था, और आखिरी हमले की कोशिश अकेडमी की मेन बिल्डिंग या छात्रों के सुरक्षित ठिकानों को जीतने में नाकाम रही, क्योंकि अरैनिया ने किसी तरह अकेडमी लीडरशिप को अपनी वार्डिंग स्कीम बदलने के लिए राजी कर लिया था। लेकिन मेट्रियार्क बेचैन हो रही थी।
बीतते हर रीस्टार्ट के साथ कुछ उसे और भी ज्यादा परेशान कर रहा था और हर बार पूछने पर वो मामूली बहाने बनाकर बताने से मना कर देती थी। ऐसा लग रहा था कि वो अपनी ज्यादातर ऊर्जा किसी तरह की पर्सनल प्रोजेक्ट पर लगा रही है, जिसे उसने इन्फॉर्मेशन गैदरिंग और एक अंदाज का पीछा करना बताया था, और जो भी नतीजे उसे मिल रहे थे वे उसे साफ तौर पर परेशान कर रहे थे। जोरियन को गहरा शक था कि उसने टाइम लूप की बनावट के बारे में किसी तरह की बहुत जरूरी जानकारी ढूंढ ली है और वो किसी वजह से उसे उसके साथ बांटने से मना कर रही है। वो सच में इस बात को लेकर थोड़ा चिढ़ा हुआ था। जो कुछ वे पहले से ही उस चीज के बारे में जानते थे उससे ज्यादा परेशान करने वाला क्या हो सकता है। खैर जो भी हो, मेट्रियाक इस बात पर अड़ी हुई थी कि तीसरे टाइम ट्रैवलर को ढूंढना ही होगा और जितना जल्दी हो उतना अच्छा। जब जोरियन ने पक्का कर दिया कि वे उनकी क्लास में नहीं थे तो उसे यकीन हो गया कि वे जैक की तरह ज्यादातर समय शहर में मौजूद भी नहीं थे। पूरी संभावना ये थी कि वे बस रीस्टार्ट की शुरुआत में इन्वेडर्स को जरूरी जानकारी देते थे और फिर अपना काम करने निकल जाते थे। अगर वे उनका ध्यान खींचना चाहते थे तो इन्वेजन को शायद बुरी तरह से नाकाम होना होगा। इसी के अनुसार मेट्रियाक ने अगले रीस्टार्ट का प्लान तैयार किया, जिसे नजरअंदाज करना निश्चित रूप से नामुमकिन होने वाला था।